हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या चर्चा करने जा रहे ये आपको पहले से ही मालूम है, क्योंकि आप लोग थंबनेल देखकर आ रहे हैं। तो बच्चों, हम जा रहे केमिस्ट्री का बेस शुरू करने आज से। और केमिस्ट्री का बेस अगर हमें शुरू करना है, केमिस्ट्री शुरू करना है, तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे जहन में आता है वो है एटम। क्योंकि अगर हमें एटम की ही सही जानकारी नहीं है तो फिर हमारा केमिस्ट्री का बेस यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। और बेस अच्छा करना अपने किसी भी सब्जेक्ट का ये बहुत ज़रूरी है आगे का सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। क्योंकि ये वही मिसाल हो गई कि अगर किसी घर की नींव ही कमज़ोर है तो फिर आगे के ऊपर के माले अपने आप ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाते हैं और वो घर गिर जाता है। तो अगर हमारा नींव ही कमज़ोर है केमिस्ट्री का तो फिर हमारी आगे की केमिस्ट्री पढ़ने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर नींव के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेस भी क्लियर होता जा रहा है और हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे इस वीडियो में एटम। तो हेडिंग लगाते हैं एटम। आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए और नोट बनाना शुरू कर दीजिए। एटम। तो एटम के बारे में अगर मैं सबसे पहले ये कहूँ कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एटम से ना बनी। ठीक है। अगर दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें तो वो ये भी बात गलत नहीं होगी। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर is called atom. ये वही बात है जो मैंने पहले दूसरे वर्ड्स में कहा था कि हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में एटम से ही बनी हुई। ठीक है। मैटर के बारे में हम लोग किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि हर एक वो चीज़ जिसका अपना खुद का एक मास हो और वो जगह घेर रही हो, ठीक है, उसको हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर पे हम लोग ज़्यादा डिस्कस डीपली यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्कस करने का टॉपिक है वो एटम है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर देखिए, हमने एक पिक्चर लगाया हुआ है, एनिमेटेड पिक्चर है ये। यहाँ पर देखिए आप लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है। असल में एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ठीक है, वो इस तरीके से वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी शेल होती हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस को बना रहा है, और आपस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर एक फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स। तो उससे वो लोग चिपके हुए हैं और वो एक न्यूक्लियस बन रहा है, और न्यूक्लियस ही एटम का सबसे डेंस पार्ट होता है। या यूँ कहें कि एटम का सारा मास न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं और जो है पॉइंट लिखते हैं। एक हम ये कह सकते हैं, इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 118 एलिमेंट्स, नोन एलिमेंट्स हैं।
नॉन एलिमेंट्स हमारे जो हैं वो इस टाइम पे 118 हैं, जिसमें मैं ये कहूँ कि 94 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियली हैं। ठीक, 94 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरली हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स अब आप माइनस करके देख लीजिए आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये 118 एलिमेंट्स जो हैं, किसी भी एलिमेंट को आप उठाएंगे तो हर एक एलिमेंट का मतलब आप 2 एलिमेंट आपने लिए, ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर हमने एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट हमने लिया हुआ है ऑक्सीजन। अब हम हाइड्रोजन के एटम को अगर देखें तो इस तरह से वो दिख रहे हैं। यहां पर इस समझने के लिए अभी हम हाइड्रोजन का एटम आपको समझाएंगे होता कैसा है उसके बाद, और ऑक्सीजन के एटम की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। अगर तो इन दोनों एलिमेंट्स के एटम बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग, एक ही एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं लेकिन 2 अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, केमिकली भी फिजिकली, केमिकली भी देखने में भी 2 एलिमेंट्स के एटम अलग अलग आपको दिखाई देंगे। और जब वो केमिकली रिएक्शन करते हैं, क्योंकि जो आपका केमिकल रिएक्शन होता है वो एटम पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, एटम ही वो यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सारी बातें यहाँ पर मैं नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ और आपकी समझ में अगर वो आ रही हैं तो उन्हें नोट कर लीजिए। मैंने ये बताया आपको कि एटम ही वो यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स देखने में केमिकल रिएक्शन में अलग अलग होते हैं और एक ही एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रफ करता हूँ इसको, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हुए अपने इस टॉपिक में हम कह सकते हैं एटम इज एक्सट्रीमली small, much smaller than our imagination. एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे कि वो कितना छोटा है। जितना छोटा हम समझ रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे, उससे भी कहीं ज़्यादा एटम जो है वो छोटा होता है। ठीक है, एन एटम कंपोज्ड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स known as proton, neutron and इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने पिक्चर में आपको बताया। एटम, कोई भी एटम 3 पार्टिकल से मिलकर, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, है ना, जो
कौन कौन से पार्टिकल्स मैंने अभी बताए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाहर शेल में रहते हैं। ठीक है, ये जो शेल पे हमारा जो डिस्कस रहेगा किसी और वीडियो में, ठीक है, रहेगा। तो यहाँ पर हमने इतनी बातें एटम के बारे में सीखी। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा एटम के और करीब ले जाता हूँ जिससे कि आपको एटम समझ में। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो इस तरह से होता है कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन का जो, अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ठीक है, सबसे पहले हम अभी जो है इसके हाइड्रोजन के एटम के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन के एटम में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। और कब होता है न्यूट्रॉन उसको हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन है और इस न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर ये पहली शेल बनती है और हाइड्रोजन के इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है। बात समझ में? यानी मतलब हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर और बाहर शेल में ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि हाइड्रोजन को फर्स्ट नंबर पर जगह दी गई है, 1 नंबर पे रखा गया है इसको, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन। दूसरा हम लोग बात करेंगे हीलियम की, जिसको पीरियोडिक टेबल में दूसरी जगह मिली है। वो इसलिए कि इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और यहाँ पर इसका ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जगह मिलेगी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं किसी भी एटम के, फिर उसके बाद आगे वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, फिर उसके बाद आगे वाली शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसी तरीके से उसके आगे वाली शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये एक छोटा सा रूल है, ठीक है। आगे हम लोग जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, फर्दर आगे हम लोग जो है केमिस्ट्री पे बात करेंगे तो उसको जो है हम दूसरे तरीके से समझेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहते हैं। अभी फ़िलहाल पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी का मतलब अभी हम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फिर तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और फिर उसके बाद चौथे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो हमने यहाँ पे हीलियम देखा और हम लोग चलते हैं लिथियम का एटम देखते हैं ताकि हमें एटम अच्छे से समझ में आ जाए। ये लिथियम का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसका पहला शेल, देखिए यहाँ पर शेल में जो है छोटा बना रहा हूँ, करीब बना रहा हूँ न्यूक्लियस के, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि ये समझाने के लिए है। वैसे सब में जो है पहला शेल उतनी ही दूर बनेगा, उसका एक लेवल होता है, एनर्जी लेवल, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में मैक्सिमम रहेंगे, अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो इलेक्ट्रॉन ये इसके बाद एक नई शेल और बन जाएगी, तो इसमें वो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम इस शेल के दूसरी शेल जो उसके ऊपर आई है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। ये जो नेचुरली लिथियम इस तरह का होता है, ठीक है। असल में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के बाहर जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से
चला जाए बाहर तो फिर ये शेल ख़त्म हो जाएगी और इसके लिथियम के पास एक ही शेल रह जाएगी। और फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि ये अभी आउटर मोस्ट शेल ये है और जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये लिथियम कुछ इस तरह का हो जाएगा कि इसका न्यूक्लियस तो वही रहेगा, 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन और पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। और क्योंकि ये वाली शेल ख़त्म ही हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक भी नहीं है, तो वो जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं वो शेल ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाली शेल को हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो अब ये आउटर मोस्ट शेल ये वाली अगर ख़त्म हो जाएगी तो ये वाली शेल आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लिथियम को जगह मिली है 3, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में आ रहे हैं 3 प्रोटॉन। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बेरिलियम, तो बेरिलियम हमारा आता है 4 नंबर पर, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में होते हैं 4 प्रोटॉन। प्रोटॉन से देखते हैं, एटॉमिक जो जगह दी गई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के नंबर से है ना। तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा बैरोन। बैरोन में जो है वो 5 नंबर पे है, तो उसमें 5 प्रोटॉन है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा कार्बन। कार्बन हमारा 6 नंबर पर है, तो क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी, जब हमने इतनी बात की ही है और आप मेरे ख्याल से सारा एटम समझ रहे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें हिस्ट्री की। देखिए, एटम को इंट्रोड्यूस करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे, इनका नाम था डेमोक्रिटस। इनका नाम था डेमोक्रिटस। तो डेमोक्रिटस ने एटम को इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस द एटम अराउंड 450 BC में। अंदाज़ा लगा रहे हैं आप, 450 BC में डेमोक्रिटस नाम के साइंटिस्ट थे, है ना। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 450 BC में। उस टाइम पब्लिक ने इनकी एक भी नहीं मानी। ठीक है, जो जनता थी इनकी बात को नकार दिया, क्योंकि अभी वो नहीं जानते थे। इसी थ्योरी को जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट हमारे हुए 9th क्लास में, आप इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे। जॉन डाल्टन, हम इस तरह से लिख सकते हैं, जॉन डाल्टन ब्रिंग्स बैक द एटम अराउंड 1800। ठीक है, तो 1800 AD की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 में जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को वापस लेके आए और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी अपनी। 1818 में इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी को पब्लिश किया। ठीक है, और वहाँ से फिर एक लहर सी चल गई और फिर इसके बाद हर साइंटिस्ट एटम पे ही रिसर्च करने लगा और नई नई डिस्कवरीज इसके आगे हुई हैं। वहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हम लोग किसी और वीडियो में इस पर चर्चा करें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ एटम। तो एटम के साइज को आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो इसका रेडियस, एटम का रेडियस, यानी मतलब ये, क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, ये चीज़ एटम की रेडियस कहलाएगी। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, हम बात कर रहे हैं, ये होता है 10 पे पावर -10 मीटर। 10 पे पावर -10 मीटर। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना छोटा है ये, कितनी छोटी रेडियस है इसकी। ठीक है, एक और मेरे जहन में आ रहा है यहाँ पर, अगर बात करें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की जो रेडियस है
उसकी बात करें यहाँ पर रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर। देखिए जो मॉलिक्यूल होता है वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। ये जो है मॉलिक्यूल इस तरह का होता है, ये हाइड्रोजन 2 होते हैं और ये होता है हमारा ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगे होते हैं, तो ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है इस तरह का। ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, ये भी हमारी इमेजिनेशन से बहुत छोटा होता है। जब यही इतना छोटा होता है तो अंदाज़ा लगाइए एटम कितना छोटा है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरह से शेल बनती हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर से ही बनता है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं 118 एलिमेंट्स, उनको पीरियोडिक टेबल में, हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जगह कैसे दी गई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से दी गई है ना। और इसमें हमने सीखा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है ये किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम है। डेमोक्रिटस ने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था, ये भी हमें जानने को मिला। और फिर उसके बाद जॉन डाल्टन ने 1818 AD में अपनी एटॉमिक थ्योरी को पब्लिश किया, ठीक है। बहरहाल इनकी एटॉमिक थ्योरी में कुछ कमियां थीं जो बाद में सही हुई, ठीक है। हम लोग जब 9th में ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आज मिली है, ठीक है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे थे वो वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको आज मिली है। तो इस पे वीडियो पे लाइक करिए, शेयर करिए। विश यू ऑल द बेस्ट।